कक्षा 12वीं विषय गणित अक्टूबर माह का असाइनमेंट के प्रश्नों को यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से हमको लिखना है। प्रश्न पहला है, आव्यूह क्या है? एक 2 गुणित 2 आव्यूह कैपिटल A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ बराबर I+2i का होल स्क्वायर बटे 2 द्वारा प्रदत्त है। तो आव्यूह क्या है पूछा गया। तो आव्यूह अदिश राशियों से निर्मित एक आयताकार रचना है। यह आयताकार रचना लघु कोष्ठक अथवा द्विदंडारेख अथवा दीर्घ कोष्ठक के अंदर बंद होती है। अब हमें एक आव्यूह की रचना करना है तो AIJ बराबर I+2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 दिया हुआ है। अब चूंकि हमको 2 गुणित 2 क्रम के आव्यूह की रचना करनी है, अतः I का मान 1 से 2 तक रखेंगे और J का भी मान 1 से 2 तक रखेंगे। जहाँ I है वहाँ एक बार A और J की जगह 1, तो A11 निकालेंगे मान रखते हुए 9/2 आएगा। A12 को हल करेंगे 25/2 आ गया। A21 का 8 आ जाता है और A22 का सॉल्व करते हैं मान रख करके तो 18 आता है। इस प्रकार से हमारा आव्यूह मिल जाता है 9/2, 25/2, 8 और 18। पहले प्रश्न का ब देखते हैं। 3 बिंदुओं के संरेख होने के लिए आवश्यक सारणिक प्रतिबंध को लिखिए एवं दर्शाइए कि बिंदु A छोटा कोष्ठक में A, B + C, कैपिटल B छोटा कोष्ठक में B, C + A और कैपिटल C छोटे कोष्ठक में C, A + B समरेख है। तो 3 बिंदुओं के समरेख हेतु सारणिक प्रतिबंध हो जाएगा 1/2। सारणिक के अंदर पहली पंक्ति में 1, 1, 1, दूसरी पंक्ति में x1, x2, x3 और तीसरी पंक्ति में y1, y2, y3 बराबर 0 हो। अब दिया है पॉइंट A, B, C। इसके सहायता से हम x1, x2, x3, y1, y2, y3 लिख लेंगे और डेल बराबर 1/2 और सूत्र को लिखा। इस सूत्र में मान भरने से हमको प्राप्त हुआ 1, 1, 1 A, B, C, B धन C, C धन A और A धन B। अब क्या करेंगे, इसको प्रसार से भी हल कर सकते हैं और प्रगुण लगा करके भी। तो अगर द्वितीय पंक्ति को तृतीय पंक्ति में ला करके जोड़ दिया जाए, इस प्रगुण का इस्तेमाल कर दें तो तृतीय पंक्ति में आ जाता है A धन B धन C, A धन B धन C, A धन B धन C। फिर इसको तृतीय पंक्ति से हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। उभयनिष्ठ लेने पर पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के अवयव सर्वसम है, अतः प्रगुण से सारणिक का मान 0 हुआ। अब A धन B धन C/2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। इति सिद्धम। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। 3 संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और आव्यूह विधि से संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि 3 संख्याएं x, y, z से निरूपित है। प्रश्न में बताया गया कि तीनों संख्याओं का योग 6 है, इसलिए x धन y धन z बराबर 6 पहला समीकरण प्राप्त होगा। फिर कहा गया दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के तिगुने का योग 11 है, उस आधार पर हमको समीकरण 2 प्राप्त होगा। फिर कहा गया पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या के दुगनी के बराबर है, अतः x धन z बराबर 2y लिखेंगे, जिसको पक्षांतर करने पर मिलेगा x ऋण 2y धन z बराबर 0 और ये हो गया समीकरण 3। A बराबर होता है ये आव्यूह
जहाँ A11, A12, A13 का मतलब है पहले समीकरण से क्रमशः एक्स वाई जेड का गुणांक, जो कि यहाँ पर 1 1 1 है, इसलिए पहली पंक्ति में 1 1 1 आया। आव्यूह ए में लिखा गया है, दूसरी पंक्ति में A21, A22, A23, इसका मीनिंग होता है दूसरे समीकरण से एक्स वाई जेड का गुणांक। तो दूसरे समीकरण में x का कोई पद नहीं होने के कारण उसका गुणांक 0, y का गुणांक 1 और z का गुणांक यहाँ 3 लिख लेंगे। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति को बनाने के लिए समीकरण 3 से एक्स वाई जेड का गुणांक 1 ऋण 2 1 लिखने पर आव्यूह a प्राप्त हो जाता है। आव्यूह b यहाँ पर b1, b2, b3 बताया गया है, जो समीकरण के अचर पदों से निर्मित होगा 6, 11, 0। कैपिटल एक्स जो आव्यूह है वो एक्स वाई जेड को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ कैपिटल A11 निकाला गया है, यानी जो पिछले पेज में हमने आव्यूह A लिखा था उसके प्रत्येक अवयव का यहाँ सहखंड ज्ञात किया गया है। तो सहखंड ज्ञात करने का तरीका आपको मालूम होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी अवयवों के सहखंडों को ज्ञात किया गया है। सभी अवयवों का सहखंड ज्ञात करने के बाद एडज्वाइंट ऑफ ए लिखते हैं, जो A11, A21, A31 लिखा हुआ है, A12, A22, A32। इस प्रकार से पीछे हमने जितना निकाला सहखंड उनको यहाँ पर मान रख दिया। तो एडज्वाइंट ऑफ ए मिला 7 3 ऋण 1 ऋण 3 0 3 2 ऋण 3 1। अब उस आव्यूह ए का सारणिक मान प्राप्त करेंगे। तो सारणिक मान यहाँ पर निकालने पर प्राप्त हुआ 9। फिर ए इन्वर्स के लिए फार्मूला होता है एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। एडज्वाइंट ए ऊपर निकाल चुके हैं, उसका मान रख देंगे और सारणिक ए का मान 9 रख देंगे। तो 1/9 और इस प्रकार से ये प्राप्त होगा। आव्यूह विधि से समीकरण हल करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x बराबर ए इन्वर्स बी। सूत्र में मान रखने पर आव्यूह ए और 6 11 0 इनका गुणा करेंगे। तो गुणा करने का नियम होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति के अवयव हैं 7 ऋण 3 2 और दूसरे आव्यूह का स्तंभ है 6 11 0। तो 7 का गुणा 6 से करेंगे धन, फिर ऋण 3 का गुणा 11 से करेंगे धन, 2 का गुणा 0 से करेंगे। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से और तृतीय पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करने पर हमको आव्यूह के अंदर 9, 18 और 27 प्राप्त हो जाता है। 9 से भाग देने पर 1 2 3 आया। अब लेफ्ट हैंड साइड में एक आव्यूह x था जिसके अवयव थे एक्स वाई जेड और इधर आ गया है 1 2 3। तो तुलना करने पर x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 4, यदि a बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि a की घात n बराबर आव्यूह या बड़ा कोष्टक के अंदर कॉस n थीटा साइन n थीटा, दूसरी पंक्ति में माइनस साइन थीटा कॉस n थीटा, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर है, n का मान धनात्मक पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, दिया है a बराबर और हमें सिद्ध करना है या सिद्धे करके लिखेंगे। आगे देखते हैं, इसे सिद्ध करने हेतु गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तब a की घात n जो दिया है उसको हम कथन मान लेंगे। तो a की घात n बराबर कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा लिखा है, इसको 1 मान लिए। अब यहाँ n बराबर 1 रखते ही a हमको प्राप्त हुआ, तो लिख देंगे अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है। फिर गणितीय आगमन सिद्धांत में हम n बराबर k के लिए दिए गए कथन को सत्य मानते हैं। तो यहाँ हमने वही लिखा n बराबर k के लिए सत्य है। तो जहाँ जहाँ n था उसके स्थान पर k दिखाई देता है। a की घात k, कॉस k थीटा, साइन k थीटा, माइनस साइन k थीटा और कॉस k थीटा। अब दोनों पक्षों में हमको a का गुणा इसलिए करना है क्योंकि हम अब n के बराबर k धन 1 के लिए कथन को सिद्ध करेंगे। तो दोनों पक्षों में आव्यूह a का गुणा करेंगे। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में a गुणित a की घात k और राइट हैंड साइड में देखते हैं a इंटू a टू दी पावर k वाला है।
दोनों का गुणा करते हुए आगे आप हल करते जाइए। ये देखेंगे तो यहाँ मिला कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, जिसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी से यहाँ पर प्राप्त हुआ कॉस के धन थीटा। इसी प्रकार से चारों अवयव हमको यहाँ पर मिलेंगे और लास्ट में लिख देंगे अतः कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। इस प्रकार दिया गया कथन n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। प्रश्न क्रमांक 4, यदि x y z विभिन्न हो मतलब अलग अलग हो और डेल बराबर, ये सारणिक का साइन जो है यहाँ ना हो करके यहाँ होना चाहिए था, तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0 हो, तो सिद्ध करना है कि एक धन एक्स धन वाई धन जेड बराबर, देखेंगे डेल बराबर 0 अर्थात एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक धन एक्स त्रिघात वाई त्रिघात जेड त्रिघात बराबर 0 दिया है। आव्यूह के प्रगुण से हम इसको दो सारणिकों के योग के रूप में प्रदर्शित कर देंगे, तो हमको दो आव्यूह इस प्रकार से प्राप्त होगा। फिर इसकी तीनों पंक्ति में, पहली पंक्ति में x, दूसरी पंक्ति से y और तीसरी पंक्ति से z कॉमन लेने पर यहाँ x y z लिखेंगे और ये सारणिक प्राप्त होगा। फिर जो इधर पहला सारणिक लिखा है, तो दो स्तंभों को परस्पर, उनके संलग्न स्तंभों को परस्पर परिवर्तन करने से ऋण चिन्ह निकला, पुनः स्तंभों को अपने स्थान पर परिवर्तित किया तो फिर ऋण चिन्ह निकला और ये धन हुआ। अब ये सारणिक और उसके साथ में जो सारणिक योग के रूप में है दोनों एक जैसे हो गए, तो सारणिक को उभयनिष्ठ लेने पर हमारे पास यहाँ पूरा निकला तो 1 मिला धन एक्स वाई जेड और ये सारणिक मिला बराबर 0 प्रश्न में दिया हुआ है, उसको हम साथ में लेते हुए लिखेंगे। अब संक्रिया लगा देंगे, R2 से R1 को घटाएंगे और R3 में R3 माइनस R1 करेंगे, तो हमारे सामने ये सारणिक होगा। फिर देख रहे होंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी, a प्लस बी लगा देंगे। फिर देखते हैं कि दूसरी पंक्ति से y माइनस एक्स और तीसरी पंक्ति से z माइनस एक्स हम उभयनिष्ठ लेंगे, तब हमारे सामने ये कथन ये आ जाएगा, ये लाइन। अब C1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं और विस्तार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये स्टेट लाइन आ जाता है, एक धन एक्स वाई जेड एक्स ऋण वाई ऋण जेड ऋण एक्स बराबर 0, अर्थात इन चारों का गुणनफल 0 है। तो एक्स ऋण वाई बराबर अगर 0 ले लेंगे तो x बराबर y आ जाता, परंतु प्रश्न में बताया गया है कि x y z विभिन्न है, इसलिए x और y यहाँ बराबर नहीं है, इसलिए x ऋण y भी बराबर नहीं होगा। चूँकि दिया है y और z भी भिन्न है, y बराबर z नहीं है, इसलिए y ऋण z भी शून्य नहीं हो सकता और z ऋण x भी शून्य नहीं हो सकता। तो इन गुणनखंडों में x ऋण y ऋण z ऋण x तीनों शून्य नहीं है, तो निश्चय ही एक धन x y z ही 0 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये सिद्ध होगा। प्रश्न क्रमांक 5वां, सारणिक के अवयवों के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ सत्यापित कीजिए A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 बराबर 0। तो पांचवें प्रश्न का सारणिक है 2 3 5 6 0 4 1 5 7 के उप सारणिक लिखना है, तो एक समझते हैं। पहला A11 यानी 2 का उप सारणिक, जिसको हम कैपिटल M11 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 2 का जब उप सारणिक लिखना हो तो उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ देते हैं। इस स्थिति में हमारे पास बचा हुआ अवयव 0 4 5 ऋण 7 होता है, जिसको हम उप सारणिक के रूप में यहाँ लिखते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे 7 शून्य 0 5 चौक 20 और हल करने पर आएगा ऋण 20। इसी प्रकार आप प्रत्येक अवयव का उप सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? प्रत्येक अवयव का उप सारणिक लिखने के उपरांत प्रत्येक का सहखंड भी लिखना है। तो सहखंड और उप सारणिक में थोड़ा सा अंतर होता है।
सहखंड लिखते समय ये सामने -1 टू दी पावर 1 + 1 नहीं लगाते हैं, बाकी तो ये सेम था 0 4 5 -7। तो A11 का मतलब 2 का सहखंड को कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। -1 टू दी पावर जिस पंक्ति और जिस स्तंभ का अवयव होता है वो घात के रूप में आता है, ऋण 1 की घात 1 धन 1। इसी प्रकार प्रत्येक अवयव का सहखंड हम यहाँ प्राप्त करते हैं। और फिर लास्ट में दिया है सीधे A11 A31 A12 A32 A13 A33। तो यहाँ स्मॉल लेटर वाला A जो है उस स्थान के अवयव को प्रदर्शित करता है और कैपिटल A जो है उस अवयव के सहखंड को। तो सभी अवयवों के सहखंड ऊपर से देखेंगे। A31 हमारे पास कितना था, ऋण 12, A32 22 है और A33 18 है। A11 का मान 2 है सारणिक में, तो 2 × ऋण 12। A12 का मान ऋण 3 है, A32 का मान 22 यहाँ से लेंगे, A13 का मान 5 है, A33 का मान 18 है। और समीकरण को हल करते हुए देखते हैं तो इसका मान 0 आता है। इस प्रकार से ये आपको मैं थोड़ा सा दिशा निर्देश दे दिया हूँ, बाकी आप अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अच्छे से असाइनमेंट लिखेंगे। इसी आशा के साथ नमस्कार।